हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे टीएस एलियट एंड हिज लिटरेरी करियर इन नटसेल। तो शुरू करते हैं। बर्थ से शुरुआत होती है। तो बर्थ 26 सितंबर 1888 यानी 1888 में एलियट पैदा होते हैं। कहाँ पे? सेंट लुइस, मिसौरी, यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये 1888 का जो ईयर है, इसको आप स्पेसिफिकली कैसे याद रख सकते हैं? तो इसका एक अच्छा ट्रिक है कि मैथ्यू अर्नोल्ड, जो विक्टोरियन क्रिटिक और पोएट थे, उनका डेथ ईयर है 1888 और सेम ईयर जो है एलियट का बर्थ ईयर है। तो इससे एक हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं इनके डेट ऑफ बर्थ को याद रखने के लिए। अच्छा, डेथ कब होती है? डाइड ऑफ एपिसीमा, एक बीमारी है, एक लंग डिजीज है। आप इसको देख सकते हैं ऑन जनवरी 4, 1965, कैनिंगस्टन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। तो एक इंटरेस्टिंग है कि यूएसए में पैदा होते हैं और डेथ होती है यूनाइटेड किंगडम में, यानी लंदन में डेथ होती है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है एलियट के बारे में। इसको भी हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये माइग्रेट कर गए लंदन। पेरेंट्स के बारे में जान लेते हैं। हिज फादर हेनरी वेरे एलियट, इनके फादर हैं, वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस ब्रिक कंपनी इन सेंट लुइस। तो इनके फादर एक अच्छे खासे कह सकते हैं कि बिजनेसमैन भी थे और एक अच्छा मतलब मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली से एलियट बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही पैसों की बहुत तंगी थी और जिसकी वजह से। तो एलियट के बारे में जो एक हमारा परसेप्शन ये है कि एक अच्छे घर से और अच्छा खासा एकेडमिक एक्सेलेंस रहा है इनका। मदर के बारे में देख लेते हैं। शार्लोट कैंपे स्टर्न वाज अ पोएट एंड सोशल वर्कर। तो माँ भी पढ़ी लिखी और एक पोएट थी, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट तो बच्चों पे पड़ेगा, और यही हुआ कुछ एलियट के साथ। एजुकेशन कहाँ से शुरुआत होती है या एजुकेशन इन्होंने कहाँ से ली? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेनली इनका कनेक्शन रहा है और मॉर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से। तो एक वेल नोन जो यूनिवर्सिटीज हैं इन द वर्ल्ड, उससे इनका कनेक्शन रहा है। स्पाउसेस यानी कि इनकी शादियां या इनकी वाइफ कितनी थी? तो दो हैं। पहली शादी इन्होंने 1915 में की, विवियन हेवुड पहली वाइफ का नाम है, एंड 1957 में वलोरी एलियट। तो ये दो ऑनर्स में क्या क्या है, इन्होंने कौन से ऑनर्स इनको मिले हैं, कौन कौन सा सम्मान मिला? तो 1948 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन्होंने पाया और 1948 में ही ऑर्डर ऑफ मेरिट भी इनको मिला है। तो 1948 टाइम पे जो ईयर रहा है इनके लाइफ का, एक काफी प्रेस्टिजियस और एक कह सकते हैं कि यादगार, क्योंकि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर पाना एक राइटर का एक सपना होता है और बहुत बड़ा सम्मान है। एलियट्स एकेडमिक जर्नी, अब आगे देखते हैं कि इनकी एकेडमिक जर्नी कैसे शुरू होती है, कहाँ से। फ्रॉम 1898 टू 1905 यानी 1898 से 1905 के बीच में क्या क्या इन्होंने किया? तो ही अटेंडेड स्मिथ एकेडमी where he studies including Latin, ancient Greek, French and German। तो ये टाइम पीरियड काफी फ्रूटफुल टाइम पीरियड इनके लिए रहा है। स्मिथ एकेडमी ज्वाइन करके इन्होंने इतनी भाषाओं के बारे में सीखा। 1900 ही won अ गोल्ड मेडल फॉर लैटिन। तो अब ये देखना है कि 1900 में जो टाइम ईयर रहा है, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता लैटिन में। ही बिगेन टू राइट पोइट्री, अब उन्होंने एक पोएम लिखना कैसे शुरू किया? ही बिगेन टू राइट पोइट्री व्हेन ही वाज 14 यानी जब 14 साल के हुए तो इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्ड फिट्जजेराल्ड्स रुबायत ऑफ ओमर खयाम, ए ट्रांसलेशन ऑफ पोइट्री ऑफ ओमर खयाम। अब एलियट्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम यानी पहली उनकी पब्लिश पोएम कौन सी थी, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम उनकी लाइफ जर्नी और एकेडमिक करियर के बारे में जान रहे हैं। तो एलियट की जो पहली पब्लिश पोएम थी, ए फेबल ऑफ फिस्टर फॉर फिस्टर, वॉज रिटन एज ए स्कूल एक्सरसाइज। जैसे स्कूलों में होता है, पोइम कंपटीशन होते हैं, शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन होती है मैगजीन के लिए, वैसे ही इन्होंने इसकी अपनी जर्नी शुरू की। वॉज पब्लिश इन 1905 यानी ये पब्लिश होती है 1905 में, इनकी पहली पब्लिश जो पोएम थी। एलियट ऑल्सो पब्लिश 3 शॉर्ट स्टोरीज, और उन्होंने 3 शॉर्ट स्टोरीज भी 1905 में पब्लिश की। वो कौन कौन सी हैं? बर्ड्स ऑफ प्रेज, अ टेल ऑफ ए वेल, द मैन हु वाज किंग। ये 3 शॉर्ट स्टोरीज भी इन्होंने 1905 में पब्लिश की। ही स्टडीड फिलोसफी, अब ये इनका शुरुआत होती है एक सीरियस स्टडी, जिसको कह सकते हैं कि एक 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 पोएट बनना और एक राइटर बनना कितना मुश्किल होता है और उसके लिए क्या क्या करने पड़ते हैं, जो कि एलियट ने किया। तो उन्होंने फिलोसफी पढ़ी कहाँ से? हार्वर्ड कॉलेज से 1906 से 1909 के बीच में ये टाइम पीरियड रहा है जहाँ पे इन्होंने फिलोसफी की स्टडी की हार्वर्ड कॉलेज से। वेर ही रेड, अब जहाँ पे इन्होंने
इसको पढ़ा, आर्थर सिमोन्स द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर, जो कि पब्लिश होती है 1899 में। अब यहाँ पढ़ने के दौरान इनको ये किताब मिलती है और आर्थर सिमोन्स की ये जो सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर जो बुक है, इसका सीधा इम्पैक्ट आपको द वेस्टलैंड में मिलेगा, जो कि पब्लिश होती है 1922 में। इस पे एक शॉर्ट्स भी मैंने बनाया है कि बिकमिंग एलियट, यानी कि एक एलियट बनने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना पढ़ना पड़ता है। तो 9 to 10 ये जो टाइम पीरियड, इसमें क्या हुआ, कंप्लीटेड हिज एमए इन फिलोसफी एट हार्वर्ड। यहाँ पे इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की हार्वर्ड कॉलेज से। 1910 to 11, अब यहाँ पे क्या होता है, स्टडीड एट सोबोर्न इन पेरिस, मेट फ्रेंच सिम्बोलिस्ट इन्फ्लुएंसेस, यानी इन 1911 to 14 रिटर्न टू हार्वर्ड फॉर पीएचडी इन फिलोसफी, यानी कि ये वापस आते हैं 1911 से 14 के बीच में। क्या होता है, ये हार्वर्ड यानी पेरिस से वापस आते हैं और इन्होंने पीएचडी की इन फिलोसफी, स्टडीड संस्कृत एंड ईस्टर्न रिलीजन। इन्होंने संस्कृत की भी स्टडी की और ईस्टर्न रिलीजन के बारे में भी काफी कुछ, जैसे बुद्धिज्म हो गया, हिंदुज्म हो गया। तो ये जो ईस्टर्न रिलीजन है, इसके बारे में इनको इंटरेस्ट आया और इसका सीधा इम्पैक्ट हमको वेस्टलैंड में दिखता है। जब संस्कृत के वर्ड्स और गंगा, हिमालय, इन सब का डिस्क्रिप्शन आता है, तो हम इजिली देख सकते हैं कि एलियट का एक अच्छा खासा नॉलेज था ईस्टर्न रिलीजन और संस्कृत के बारे में। हिज डॉक्टोरल थीसिस, अब इन्होंने किस पे थीसिस की अपनी, टाइटल क्या था, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फिलोसफी ऑफ एफ.एच. ब्रेडले। ये भी, ही वेंट टू इंग्लैंड ऑन फेलोशिप। अब ये यूएसए से कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं फेलोशिप पे, मॉर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1914। तो जैसे बहुत सारे लोग जो है स्कॉलरशिप पे दूसरे देशों में जाते हैं वहाँ स्टडी के लिए या रिसर्च के लिए, तो ये भी मॉर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड जाते हैं 1914 में आते हैं। 27 सितंबर 1914, अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है क्योंकि ये मिलते हैं एजरा पाउंड से, जिनको हम कह सकते हैं कि ये इनके गुरु थे और एक लिटरेरी गाइड भी थे, जिन्होंने बहुत कुछ हेल्प की इन्होंने। 26 जून 1915, अगले साल क्या होता है, ही गॉट मैरिड टू विवियन हेवुड, यानी इनकी शादी होती है 1915 में एक कैम्ब्रिज गवर्नेंस, जो कि एक कैम्ब्रिज गवर्नेंस रहती हैं। दिस मैरिज वॉज मार्केटली अनहैप्पी, चूंकि ये शादी जो है एक अनहैप्पी वे, मतलब जो बहुत ही सक्सेसफुल नहीं रहती है, काफ़ी कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, इन पार्ट बिकॉज ऑफ विवियंस हेल्थ इश्यूज, और उसका सबसे बड़ा कारण रहता है विवियन की हेल्थ। यानी कि एलियट हिमसेल्फ सेज, चूंकि एलियट ने अपनी शादी के बारे में क्या कहा है, देख लेते हैं। टू हर, यानी उनसे शादी करके, विवियन से शादी करके, द मैरिज ब्रॉट नो हैप्पीनेस, यानी कि शादी के बाद इनको कोई हैप्पीनेस या खुशी नहीं मिलती है। टू मी, जो कि इनके लिए क्या, इट ब्रॉट द स्टेट ऑफ माइंड आउट ऑफ विच केम द वेस्टलैंड, और इसका इन्होंने एक कह सकते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स का, जो इनकी पर्सनल लाइफ में विवियन के साथ जो प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन चल रही थी, उसका रिजल्ट इन्होंने बताया द वेस्टलैंड। यानी वेस्टलैंड में इनकी पर्सनल जो एक पॉइंट्स है, जो पर्सनल टच है, वो बिकॉज ऑफ विवियन। तो ये इन्होंने अपनी शादी के बारे में और वेस्टलैंड के बारे में जो एक को रिलेशन को बताया है। देयर रिलेशनशिप बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ 1984 प्ले टॉम एंड वीव। ये एक प्ले है जो कि 1984 में आता है बाय माइकल हेस्टिंग, विच इन 1994 वॉज अडेप्टेड एज ए फिल्म। अब ये देखना है कि इस पूरे रिलेशन के, यानी विवियन का एलियट के साथ जो रिलेशन था, उसको इन्होंने माइकल हेस्टिंग ने एक प्ले लिखा उसके ऊपर, जिसका नाम इन्होंने दिया टॉम एंड वीव, जो कि 1994 में एक फिल्म भी बनती है, इसको भी हम देख सकते हैं। इन 1915 में क्या होता है, 15 में ये द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड टुरॉप, एक वेल नोन और पहली इनकी फेमस पोएम मानी जाती है, जो कि 1915 में आती है। 1917 में क्या आता है, देखते हैं कौन सी पोएम। 1972 का पोजीशन, अच्छा इन्होंने एक 1970 में लॉयड्स बैंक इन लंदन, लंदन में एक बैंक है जिसका नाम है लॉयड्स बैंक, इन्होंने काम करना शुरू किया, वर्किंग ऑन फॉरेन अकाउंट्स, जहाँ पे इन्होंने काम करना शुरू किया, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप पोएट हैं, राइटर हैं, तो पैसे आपके पास हमेशा आते रहेंगे, तो आपको एक स्टेबिलिटी की जरूरत होती है ताकि आपके पास पैसे रहें और आप लिख सकें। 1919 और 1919 में क्या होता है, पब्लिश्ड ऐसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट एंड जेरॉन्सन, जेरॉन्सन इनकी वेल नोन पोएम है, और ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है इनका एक ऐसे है, जो कि 1919 में सेम ईयर दोनों पब्लिश होते हैं। आगे देखते हैं 1920 पब्लिश पोइट्री कलेक्शन, एक पोइट्री कलेक्शन होता है जिसका एरा वॉज प्रीक, एक पोएम पब्लिश होती है, ऑल्सो टाइटल पोएम्स, यानी पोएम्स टाइटल में इन्होंने एक और टाइटल दे दिया था जिसका नाम है एरा वॉज प्रिक, ये 1920 में आता है। 1922 में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्रूशल ईयर माना जाता है, पब्लिश द वेस्टलैंड, जो कि पब्लिश होती है इनकी सबसे फेमस और मास्टरपीस जिसका नाम है द वेस्टलैंड, एडिटेड बाय एजरा पाउंड। जैसा कि मैंने बताया कि जब ये 1914 में एजरा पाउंड से मिलते हैं, उसके बाद
एक अच्छी दोस्ती हो जाती है, एक अच्छी बॉन्डिंग रहती है एजरा पॉन्ड के साथ, जो कि इन्होंने एडिट किया वेस्टलैंड को। दिस ईयर ही बिकेम द फाउंडिंग एडिटर ऑफ द लिटरेरी जर्नल द क्राइटेरियन। इससे भी बहुत सारे पॉइंट क्वेश्चंस बनते हैं कि द क्राइटेरियन से जुड़ने वाला कौन सा राइटर है और कौन सा पोएट है। तो एलियट जो है क्राइटेरियन से जुड़ते हैं 1922 में। ये एक जर्नल है जिसमें बहुत सारी पोएम्स और उस समय के राइटर्स की क्रिएशंस पब्लिश होती थी। 1925 में क्या होता है, he left Lloyd's to join the publishing firm Faber and Guire, later Faber and Faber, where he remained for the rest of his career, eventually became a director। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लॉयड्स जो जिस बैंक में ये काम कर रहे थे उसको इन्होंने छोड़ दिया और एक कंपनी एक जो है जर्नल ये भी है फेवर एंड ग्वायर, जो कि बाद में फेवर एंड फेवर एक पब्लिशिंग कंपनी है जहाँ पे ये हमेशा रहते हैं, यानी अपने लिटरेरी करियर में ये जुड़े रहते हैं और बाद में ये डायरेक्टर भी बन जाते हैं इस फेवर एंड फेवर के। 1927 में क्या होता है, he was naturalized as a British citizen in 1927 at the age of 39, यानी 39 साल की उम्र में ये ब्रिटिश सिटीजन्स बन जाते हैं, जबकि पैदा हुए थे यूएसए में और यूएसए के सिटीजन्स थे। लेकिन 1927 में ये 39 साल की उम्र में रिनाउंसिंग हिज अमेरिकन सिटीजनशिप, यानी इन्होंने अपनी अमेरिकन सिटीजन्स को रिनाउंस कर दिया, छोड़ दिया और ये ब्रिटिश सिटीजन्स हो गए। एलियट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एज एंग्लो कैथोलिक, और अपने को वो क्या मानते थे, एंग्लो कैथोलिक, प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ, और ये बहुत ही फेमस इनका एक स्टेटमेंट है। वो क्या कहा था, क्लासिस्ट इन लिटरेचर, यानी वो अपने को क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। तो वो अपने को क्या क्या समझते थे और क्या दुनिया को वो बताना चाहते थे, इन्होंने इस स्टेटमेंट से बता दिया। 1930 में क्या होता है, पब्लिश एज वेडनेसडे, इनकी एक और ही एक वेल नोन पोएम है, मार्किंग हिज स्पिरिचुअल टर्न, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें की हैं, चाहे वो बाइबल के बारे में हो, मदर मैरी के बारे में हो। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं एज वेडनेसडे पोएम में, जो कि 1930 में पब्लिश होती है। 33 में क्या होता है, 1933 हिज 1932-33 नॉर्टन लेक्चर्स एट हार्वर्ड पब्लिश्ड अंडर द टाइटल। अब ये जहाँ से इन्होंने अपनी स्टडी की थी हार्वर्ड कॉलेज से, वहाँ ये जाते हैं और इन्होंने लेक्चर देना शुरू किया। तो लेक्चर के दौरान जो इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं जो ये राइटर शेयर करते हैं, तो एक बुक के रूप में ये सारे लेक्चर्स को पब्लिश किया जाता है, जिसका नाम है द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। ये 1933 में पब्लिश होती है ये बुक, इनके लेक्चर के, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। अब जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया जाते हैं, ही डिलीवर्ड हिज लेक्चर्स, द लेक्चर्स लेटर पब्लिश्ड आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स 1934। अब यहाँ पे वर्जीनिया में जो इन्होंने लेक्चर दिया वो एक बुक के रूप में पब्लिश होती है, जिसका नाम है आफ्टर स्ट्रेंज गॉड, जो कि पब्लिश होता है 1934 में। द सेम ईयर ही इज सेपरेटेड फ्रॉम विवियन हु डाइड इन 1947, यानी अपनी पहली पत्नी से इनका ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो बाद में इनकी पत्नी 1947 में डेथ हो जाती है। आगे देखते हैं 1935 मर्डर इन द कैथेड्रल, एक बहुत ही फेमस इनका प्ले है, पोएटिक प्ले है, 1935 में पब्लिश होता है। रिलीजियस वर्स ड्रामा है, परफॉर्म्ड एट कैंटरबरी कैथेड्रल, और जो कि परफॉर्मेंस होती है एक कैंटरबरी, बहुत ही फेमस प्लेस है ये कैंटरबरी कैथेड्रल, और ये प्ले भी इनका काफी फेमस है। 1939 में क्या होता है, पब्लिश द फैमिली रियूनियन, अनदर इम्पोर्टेंट एंड फेमस प्ले, ये भी वर्स ड्रामा है, यानी पोएटिक प्ले रहा है। 1943 कलेक्टेड पोएम्स पब्लिश होती है, जो कि 1909 to 35 के दौरान जो भी इन्होंने पोएम्स लिखी थी वो एक कलेक्शन के रूप में पब्लिश होती है 1943 में, पब्लिश्ड इन यूएस, जो कि यूएसए में पब्लिश होती है। 1948 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है इनके लिए, क्योंकि ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, जो कि इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिलता है लिटरेचर के लिए, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रेजेंट डे पोएट्री, जो कि 1957 एट द एज ऑफ 68 एलियट मैरिड एस्मे वलार्ड फ्लेचर, यानी इनकी दूसरी शादी होती है 1957 में, 68 साल की उम्र में, 68 ईयर्स के एज में। Who was 30, यानी इनकी जो पत्नी थी वो 30 साल की थी। His secretary at Faber and Faber since August 1949, यानी कि फेवर एंड फेवर में वो काम करती थी और 1949 से जो इन्होंने इनकी दूसरी पत्नी बनी। 1963 में क्या होता है देखते हैं, फाइनल वॉल्यूम ऑफ पोएम पब्लिश्ड कलेक्टेड पोएम्स, जो कि इनका एक फाइनल वॉल्यूम था पोएम्स का, जो कि 1963 में पब्लिश होता है कलेक्टेड पोएम्स के नाम से, और इसमें 1909 to 62 के बीच के टाइम पीरियड में जो भी इन्होंने लिखा था। 1964 he was awarded the US Medal of Freedom, 1964 में इनको US Medal of Freedom मिलता है। 1965 में he died of emphysema,
at his home in Kensington in London on 4th January 1965 and was cremated at Golders Green Crematorium. यहाँ पे ये इनका क्रिमेशन होता है 1965 में, इनकी डेथ होती है। तो पैदा होते हैं 1888 में, डेथ होती है 1965 में। जो कि उन्होंने अपनी जो भी इच्छा जताई थी कि मरने के बाद क्या हुआ, हिज एसेस वर टेकन टू सेंट माइकल्स चर्च इन ईस्ट कोकर, द विलेज इन सोमरसेट फ्रॉम विच हिज एंसेस्टर्स हैड एमिग्रेटेड टू अमेरिका। अब इनकी बहुत इच्छा थी कि जो भी इनके एंसेस्टर पहले इंग्लैंड में रहा करते थे सोमरसेट में और ईस्ट कोकर नामक जगह में, तो इनका जो एंसेस्ट्रल प्लेस था, इनके पूर्वजों का जो जगह थी जहाँ पे ये चाहते थे कि इनकी एसेस को वहां पे दफनाया जाए, रखा जाए। ए वॉल प्लेक कॉमेमोरेट्स, यानी एक दीवार पे जो लिखा रहता है वॉल प्लेक जो है, विद हिज कोटेशंस फ्रॉम हिज पोएम ईस्ट कॉकर। इनकी ये पोएम थी ईस्ट कॉकर, उससे इन्होंने अपने जो कह सकते हैं कि क्रेमेटोरियम में जो पत्थर लगे होते हैं जहाँ पे इन्होंने लिखवाया, इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, इन माई एंड इज माई बिगिनिंग। एक बहुत ही फेमस कोट है जो इनकी पोएम ईस्ट कॉकर से लिया गया है और इनके जो डेथ प्लेस है वहाँ पे ये लिखा गया है। 1967 में क्या होता है, ऑन द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ हिज डेथ, ए लार्ज स्टोन was installed on the floor of Poets Corner in London's Westminster Abbey। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि माना जाता है कि दुनिया में जितने भी बड़े और फेमस वेल नोन पोएट्स हुए, राइटर हुए, जिनको ये जगह जहाँ पे क्रिमेट किया जाता है या उनको रखा जाता है, उनका नाम जोड़ा जाता है, तो उस जगह का नाम है पोएट्स कॉर्नर इन लंदन वेस्टमिंस्टर एबे। द स्टोन इज इंस्क्राइब्ड, यहाँ वहाँ एक बड़ा सा पत्थर लगाया गया विथ हिज लाइफ डेट्स, जो भी उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, हिज ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड कोटेशन फ्रॉम हिज पोएम। तो उस बड़े से पत्थर पे जो लिटिल गिरिंग इनकी एक फेमस पोएम है, वहां से इन्होंने लाइन ली और उस बड़े से पत्थर में क्या लिखा, द कम्युनिकेशन ऑफ द डेड इज टंग्ड विद फायर बियॉन्ड द लैंग्वेज ऑफ द लिविंग। ये एक बड़े से पत्थर में इंस्क्राइब किया गया, लिखा गया। तो ये इनकी लाइफ का एक एंडिंग था जो कि हमने देखा। तो आई होप कि आपको एलियट के बारे में नटसेल में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की काफ़ी हेल्पफुल होगी।